मेहनत किस्मत अपनी यूं जगा देंगे। करके मेहनत किस्मत अपनी यूं जगा देंगे। हम पर नजर रखना मेरी जान, हम आग लगा देंगे। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को लक्ष्य में हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख आंदोलन। आंदोलन के ऊपर बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, लेकिन ये आपके लिए स्पेशल होंगे क्योंकि मैं आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। और अगर किसी भी चीज़ को अगर आप एक बार अच्छे से समझ जाते हैं, अच्छे से उसको स्टोरेज माइंड में क्लियर कर लेते हैं, तो आपके आंदोलन से एक नंबर लगभग पक्की हो जाएगी और हर एग्जाम में पूछी जाती है। पहले हम शुरुआत करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो हमारे हैं उससे हम शुरू करते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस पर मैंने पहले एक वीडियो बना दिया है, आप चाहो तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हो। ऐसे मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। एंड उसका जो स्थापना जो किया था वो किया था वो ह्यूम ने किया था। ब्रिटेन के स्कॉटलैंड के निवासी थे जो कि भारत में एक अधिकारी के पद पर काम कर रहे थे, क्योंकि अब तो नहीं है ना। इसकी जो स्थापना जो सबसे पहले हुआ था, जो स्थान उसका जो था मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका स्थान सबसे पहले जो स्थापना हुआ था वो हुआ था। टाइम का जो आपका जो वायसराय इसका था वो कौन था? लॉर्ड डफरिन। डफरिन का जो उस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन था? वायसराय था। दादा भाई नौरोजी ने पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने इसको गोल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, गोल्ड गोल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उसने इसको नाम चेंज करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। तो मेरे ख्याल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कोई भी टॉपिक आपको नहीं छूटेगा। और डिटेल में चाहते हैं तो मैंने वीडियो पहले अपलोड कर रखा है, जाइए और उसको चेकआउट करिए। अब हमारे आते हैं होम रूल आंदोलन। कुछ इस तरह से है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन जो है उसके बाद जो हमारे हुआ था, तो होम रूल आंदोलन के बारे में हम पहले जान लेते हैं कि ये आखिर क्या है। जब जब प्रथम विश्व जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, गरम पंथ थे और नरम पंथ थे। तो नरम पंथ वाले जो है वो ब्रिटेन के सहायता करने का निर्णय उन्होंने ली है। उसको सहायता कर देंगे ब्रिटेन को, तब वो क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? वो हमको आजाद कर देंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये पता चलता है कि जो ब्रिटेन को अगर सहायता कर दोगे, मतलब कांग्रेस को पता चलता है कि अब वो हमसे मदद भी ले लेंगे और आजाद भी नहीं करेंगे। ऐसा उनके रिलेटिव है जो उनको पता चल जाता है। इसी के बीच ने मतलब लोगों ने होम रूल आंदोलन शुरू कर दिया। और होम रूल आंदोलन की मैं बात करूँ तो वो कहाँ से प्रभावित है? तो वो आपका आयरलैंड से प्रभावित है। एंड इसको शुरू किसने किया था? एक तो किया था आपका बाल गंगाधर तिलक ने किया था और दूसरा एनी बेसेंट ने किया था। बाल गंगाधर तिलक जो है वो किया था बेलगांव के पुणे से किया था, और जो आपका एनी बेसेंट है वो कहाँ से किया था? मद्रास से किया था। किया गया था 1916 में। आप 1916 यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1916 में किया गया था। आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? होम रूल आंदोलन जो कौन किया था? आयरलैंड से प्रभावित है। और जो कि बाल गंगाधर तिलक ने किया था बेलगांव से, बेलगांव और बाल गंगाधर तिलक, तो कुछ इस तरह से याद कर सकते हो। एंड जो आपका एनी बेसेंट है वो मद्रास से किया था। तो होम रूल आंदोलन मेरे ख्याल से जो युद्ध के बाद जो हमारे शुरू हुआ था, युद्ध के बाद 1914 पहला युद्ध आपका जो हुआ था प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। तो उसी के समय समाप्त होने के कगार पर था, तभी इन दोनों ने होम रूल आंदोलन शुरू किया था, बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने। तो मेरे ख्याल से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। इंडियंस लोग ब्रिटेन को मदद किया ये सोच कर कि हमें आज़ाद कर देगा, हमें 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 स्वतंत्रता दिला देगा। तब उन्होंने क्या किया? उनको जल्दी पता चल गया कि जब वो हमें आज़ाद नहीं करना करेगा ये, तब उसके खिलाफ में होम रूल आंदोलन 1916 में लाया गया था। तब उसके खिलाफ होम रूल आंदोलन किया गया। उनको पता चल गया था अंग्रेज ने आज़ाद करने के बदले उसने क्या ले आया? उसने ले आया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट है। अब रॉलेट एक्ट क्या है? यह एक काला कानून है। ये एक काला कानून है जिस यह एक काला कानून है जिसके अंतर्गत किसी भी इंसान को सिर्फ संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। ये काला कानून है जिसके अंतर्गत किसी भी इंसान को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था।
इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के कानून भी कहा जाता है इसी को। यह भी आया था पंजाब के दो प्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। अप्रैल 1919 को क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसको, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को। इसके 3 दिन बाद ही यानी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों होती है, आइए इसको समझते हैं। जब रॉलेट एक्ट आया, जो कि रॉलेट एक्ट कब आया था, 19 मार्च 1919 को आया था। तब रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाया गया था, जो कि एकदम शांतिपूर्ण सभा बुलाया गया था कि हमारे दो प्रिय नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। किसको किसको गिरफ्तार किया गया, सैफुद्दीन किचलू को और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसी को छुड़वाने के लिए एक शांतिपूर्ण जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाया गया था, और उसमें एक मीटिंग के तौर पे चल रहा था। का एक अंग्रेज शासक था जिसका नाम था जनरल ओ डायर। डायर नाम का उस समय एक मतलब एक नेता टाइप का था, उधर के टाइप से अंग्रेज की तरफ से। उन्होंने क्या किया, जलियांवाला बाग में गया और अंधाधुंध एकदम गोलियों की बौछार कर दिया। एकदम उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, लेकिन बहुत ही खौफनाक दर्द था। इस घटना के विरोध में, मतलब इसी घटना जो जलियांवाला बाग में हुआ, वो इसी घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने की उपाधि लौटा दिया। अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया था सर ए हिंद और सर की उपाधि दिया गया था महात्मा गांधी को, और दिया गया था आपका रविंद्रनाथ टैगोर को, उन्होंने वो वापस कर दिए। आप लोग सुनते होंगे कि जब भारत सरकार से लोग असंतुष्ट होते हैं, तब लोगों ने कि भारत रत्न पद्म विभूषण को भी वापस कर देते हैं। उस समय भी महात्मा गांधी को और रविंद्रनाथ टैगोर को केसर हिंद और सर की उपाधि मिला था, उन्होंने वापस लौटा दिया। मतलब भारतीय लोग ऐसे होते हैं। घटना के बाद उन्होंने एक कमीशन बुलाया गया, हंटर कमीशन बुलाया इसलिए जाता है कि देखिए किसकी गलती थी और किसकी गलती नहीं थी। हालांकि उसी टाइम मतलब उसी के फेवर में सब लोग काम करते थे, तो उससे कुछ हुआ नहीं। और उस रिपोर्ट के अनुसार 79 व्यक्ति की जान चली गई। तो कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 लोगों की मौत हो गई थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत लोग इग्नोर करते हैं, वो है हंसराज। बाघ हत्याकांड में जो हंसराज था, जो कि एक भारतीय था, उसने जनरल ओ डायर को सपोर्ट करता था, मतलब सारा इंफॉर्मेशन उसको देता था, बताता था। हंसराज एक तरफ से गद्दार था, जो कि मतलब सारा रिपोर्ट इधर से उधर करता था, इनको कोई नहीं याद रखता है। तो हंसराज एक ऐसे इंसान थे, जो कि गाँव में होते नहीं है बहुत सारे, इधर के बात उधर और उधर के बात इधर करते हैं, तो वो लोग थे वो। हंसराज से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन जब एग्जामिनर को टफ करना होता है एग्जाम में, तब वो पूछ लेते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने उसको साथ समर्थन करता था, तो हंसराज करते थे। और हमारे होता है खिलाफत आंदोलन। आप 1919 में तीन आंदोलन को याद रखें, एक तो रॉलेट एक्ट, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड और तीसरा खिलाफत आंदोलन। तो होता बात यह है कि खिलाफत आंदोलन शुरू हो जाती है। खिलाफत आंदोलन क्या हो जाती है, तो तुर्की में एक पद था, किसी का पद था, तुर्की में एक पद था खलीफा का। ब्रिटेन के लोग क्या करते थे, हटाना चाहते थे। वो जो खलीफा का जो पद था, वो एक मुसलमानों के लिए एक धार्मिक पद था, तो उसको हटाना चाहते थे। तब बहुत सारे मुसलमानों ने, जितना सारे मुसलमानों ने उनका कोई भी पद छीनेगा तब वो नाराज होंगे। तब उसको से नाराज होकर सारा मुस्लिम लीग नाराज हो गया ब्रिटेन के खिलाफ। उस टाइम के एक इंसान थे, खिलाफत आंदोलन का। तब उसके समाज में जो नेतृत्व करने आए थे, वो खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया 1919 में। और 1919 में दो वो इंसान थे, जिसका नाम था एक शौकत अली और एक मोहम्मद अली। मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों को दोनों भाई थे, जिसको कहा जाता है बंधुआ ही कहा जाता है लगभग। बंधुआओं ने इनके प्रति खड़ा हो गया कि क्यों हम इनको समाप्त करना चाहते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों के दोनों भाई थे। हमारे ऊपर आते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो कि गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में 1 अगस्त
1920 को असहयोग आंदोलन आता है गांधी जी। अब असहयोग आंदोलन क्यों होता है? जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाती है तब उसमें हंटर आयोग आता है। हंटर आयोग आता है ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि देखिए किसका गलती, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है, कोई भी मतलब नहीं निकालता। उसके अनुसार 389 इंसान मरते हैं और हमारे जो कांग्रेस पार्टी था उसके अनुसार 1000 लोगों की मौत होती है। इसका कोई फायदा नहीं निकलता है क्योंकि जिसका लाठी उसका भैंस वाला हाल होती है। अब खिलाफत आंदोलन क्या, असहयोग आंदोलन क्या हो जाता है? मतलब नहीं होती है, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ हम मदद नहीं करेंगे, असहयोग। असहयोग आंदोलन मतलब नहीं, मतलब अंग्रेजों के अगेंस्ट आप एक आंदोलन किया जाए तो ये क्या होती है कि खिलाफत आंदोलन से भी कोई बात नहीं बनी। मतलब जो खिलाफत आंदोलन की थे शौकत अली और मोहम्मद अली जो कि खलीफा के पद को छीन लिया था, उसको उसके से भी कोई बात नहीं बनी। जब असहयोग आंदोलन आया तब उसमें लोग बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्से लिए। जो वकील के पद पर थे उन्होंने वकालत करना छोड़ दिए, जो आपका अध्यापक था वो पढ़ाने के लिए छोड़ दिए, भारतीय थे उन्होंने क्या किया कि टैक्स टैक्स देना छोड़ दिए। मतलब बिल्कुल एकदम एकदम पूरी तरह से एकदम बेकाबू हो गया सब लोग। किसी भी तरह अंग्रेजी जो हुकूमत है उस पर दबाव बनाया जाए, बहुत सारा कांड हो गया। बाद में बहुत सारे लोग जो थे वो विदेशी कपड़ों को भी जलाना शुरू कर दिए। लोगों ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। अंग्रेज जो सरकार है वो असहयोग फील करे, इससे भी कोई बात नहीं बना और 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। अब उसके सिर्फ 2 दिन के बाद, मतलब 2 दिन के बाद सिर्फ चौरा चौरी कांड हो गया। इसके सिर्फ 2 साल के बाद चौरा चौरी कांड हो गया। अब चौरा चौरी कांड क्या, चौरा चौरी कांड क्यों हुआ था? तब 1920 में तो असहयोग आंदोलन चल ही रहा था, और असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तब उस टाइम क्या हुआ, बहुत सारे पुलिस ने क्या किया, बहुत सारे पुलिस ने लोगों के ऊपर फायरिंग कर दिया और उन्हें बहुत सारे गोलियां बौछार गई। तब लोगों ने एकदम गुस्से में एकदम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, बेकाबू हो गया। तब इतना ज्यादा गुस्सा आ गया उन्होंने पुलिस स्टेशन को भी जला दिया। क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तब असहयोग आंदोलन बंद नहीं हो रहा था गांधी जी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को। तब पुलिस वालों ने उसको बंद करने के लिए फायरिंग कर दिया, लोग एकदम बेकाबू हो गए। और गोरखपुर में आप देख सकते हो, गोरखपुर में क्या हुआ था कि पुलिस स्टेशन को लोगों ने एकदम जला दिया, कुछ पुलिस वाले ने फायरिंग कर दिया तो उसको गुस्से में आग में ही झोंक दिया। गांधी जी ने, जो कि गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने वो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को जो चलाया गया था उसको बंद कर दिया। बंद इसलिए कर दिया क्योंकि गांधी जी हिंसा के विरोध थे। वो ये सब हिंसा के विरोध थे ना, इसलिए वो बंद कर दिया असहयोग आंदोलन को। इसी के चलते वो असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। पूरी तरह से नहीं, अब हो सकता है आगे चले। चौरा चौरी कांड, आप इसको थोड़ा सा फील करके देखो, कितनी बहुत सारे लोगों ने मरा था, उसके बाद भी लोगों ने इतना ज्यादा बेकाबू हो गया कि हाँ मैं उसको छोड़ दिया, गजब। उसके बाद हमारे शुरू हो जाते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होती है शुरू? हमारी 12 मार्च 1930 को। गांधी जी जो थे वो 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्रों की वो मांग रखे थे गांधी जी। उस समय का जो आपका जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन जो था वो उस टाइम का वायसराय था। लॉर्ड इरविन ने क्या किया कि उसको अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करते थे, उसके परिणाम में गांधी जी ने असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। ज्यादा जोरों से इसको किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को बहुत जोरों तोरों से इसको किया गया, इसीलिए वो 11 सूत्र मांगे तो उसको अस्वीकार कर दिया लॉर्ड इरविन ने। सूत्रों की जो मांग रखे थे वो कब मांग रखे थे? 31 जनवरी 1930 को वो मांग रखे थे। किसने मांग रखे थे? गांधी जी ने मांग रखे थे 11 सूत्रों को। उस टाइम का जो वायसराय था वो लॉर्ड इरविन था और उसने अस्वीकार कर दिया, तो परिणाम उसका निकला सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू हो गया। हो गया था 12 मार्च 1930 को, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। असहयोग आंदोलन में जब गांधी जी शुरू कर दिए असहयोग आंदोलन, तब उसको बंद कराने के लिए लाया गया गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन 3 हुए हैं, एक तो 1930 में हुए हैं और दूसरी आपके हुए 1931 में हुए और तीसरा हुआ 1932 में हुए। गोलमेज सम्मेलन क्यों लाया गया? असहयोग आंदोलन जब महात्मा गांधी जी ने शुरू कर दिए थे तब उसको बंद करवाने के लिए गांधी जी को लंदन बुलाया गया था। उनके सामने हम कुछ प्रस्ताव रखेंगे, कुछ तरह के शर्तें रखेंगे, जो कि कहेंगे कि आप इसको मान लीजिए, आप मैं आपको ये दूंगा, आप इसको बंद कर लीजिए, आप मान जाइए।
तो ऐसा गांधी जी के साथ मतलब बुलाकर ऐसा कहा गया। गांधी जी ने वहाँ गए हुए कि नहीं होंगे गोलमेज सम्मेलन इसीलिए गए कि गांधी जी को बुलाकर उसके सामने कुछ प्रस्ताव रखेंगे। तो गोलमेज गोलमेज सम्मेलन इसलिए होता है, देखिए इस गोलमेज है, ये तो कुछ इस तरह के भी टेबल्स होते हैं जिसपे सभी जगह खाना वाना लोग खाते हैं और फिर यहाँ पे भी खाते हैं और यहाँ पर जो हेड होते हैं ना वो खाते हैं। तो गोलमेज सम्मेलन रखा गया था। अंग्रेज जो है वो माइंड के साथ बहुत ज्यादा खेलते थे। गोलमेज मतलब गोलमेज पर अगर बैठोगे तो सब बराबर रहेगा, सब इक्वल रहेगा। तो अंग्रेज जो है वो हम लोगों को दिखाना चाहते थे कि देखो हम लोग सब बराबर है, सब का बराबर हकदार है। तो असहयोग आंदोलन आप बंद कर दीजिए। आपके 11 जो सूत्र मांगे थे, असहयोग आंदोलन में जो 11 सूत्र मांगे थे उनको आप बंद कर दीजिए, मैं आपके 11 सूत्रों को मान लूंगा, ऐसा गांधी जी से बोला गया था। और भीमराव अम्बेडकर के बारे में बता दूं तो भीमराव अम्बेडकर जो है वो तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे, 1930 में, 1931 में, 1932 में। और उस टाइम का जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो थे रैमजे मैकडोनाल्ड थे। हमारी जो होती है वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होती है? तो वो होती है 12 नवंबर, कहाँ 12 नवंबर 1930 को हमारे जो है वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है। और कहाँ होता है? वो होता है आपकी होती सेंट जेम्स पैलेस में होती है। कहाँ होती है? लंदन में होती है। और उस टाइम का जो वायसराय था वो लॉर्ड इरविन था। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था तब उसके पहले जो ये कब हुआ था? 1930 में हुआ था 12 नवंबर को। और इसके पहले जो हुआ था मार्च में हुआ था, वो असहयोग आंदोलन आपका शुरू हो गया था। तो कांग्रेस जो थे और वो गांधी जी जो थे वो उनके खिलाफ थे, मतलब अंग्रेज के खिलाफ थे। तो वो कैसे शामिल होते? तो उसमें शामिल नहीं हुआ। शामिल किसने हुआ? मुस्लिम लीग के नेता जो थे वो मोहम्मद अली जिन्ना, आगम खान और मोहम्मद अली जिन्ना ने उसमें साथ लिया। और दलित वर्ग के जो नेता थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे वो भी शामिल हुए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा भीमराव अम्बेडकर ने वो शामिल हुए थे। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछता है कि जो गोलमेज सम्मेलन में है वो गांधी जी शामिल हुए थे कि नहीं? पहले में तो नहीं हुए थे। अच्छा, मुस्लिम लीग के नेता कौन शामिल हुए थे? उसमें से 3 को आपको नहीं दे देगा और एक दे देगा। तो मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना और आलम खां और मोहम्मद अली जिन्ना, ये मुस्लिम लीग के नेता जो थे वो ये तीनों शामिल हुए थे। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया कि गांधी जी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। उस गोलमेज सम्मेलन का कोई मतलब ही नहीं बना। तब उस टाइम का जो वायसराय था वो लॉर्ड इरविन था। और गांधी जी के बीच इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ क्योंकि उसमें तो भाग नहीं लिए। तब उन दोनों ने अपने अपने शर्तें कुछ रखी। सबसे पहले तो लॉर्ड इरविन थे और फिर कौन थे? लॉर्ड इरविन थे और महात्मा गांधी थे। उसको उस समझौता को कहते हैं हम लोग गांधी गांधी इरविन समझौता। उस दोनों में जब भाग लिए तब लॉर्ड इरविन ने कुछ शर्तें रखी, 3 शर्त रखी। सबसे पहले बोला कि सबने अब आगे जो आप शुरू कर रहे हैं वो उसको सबसे पहले तो आप बंद कर दीजिए। दूसरी चीज है कि जो आप गांधी जी जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हो रही है उसमें आप भाग लेने आइए लंदन में। कांग्रेस के जो मेंबर है उसमें आइए आप लेने के लिए लंदन में, आप उसमें भाग लीजिए। ये सब फेंका फेंकी कर रहे हैं, बाकी सारी चीजों को जला रहे हैं, ये सब जो बहिष्कार कर रहे हैं, तो ब्रिटिश सामान को आप बहिष्कार ना करिए। तो महात्मा गांधी जी ने भी कहते हैं कि जो हमारे 11 सूत्र है उसको आप मानिए। तब कहते हैं कि ठीक है आप आइए तो पहले से ही। तब गांधी जी में एक हामी भारतीय है कि मानने होने वाले नहीं है, लेकिन जब समझौता होगा तब तो पता चलेगा। लेकिन मानने होने वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी गांधी जी के अंदर जो लॉर्ड इरविन थे ब्रिटिश, मैंने आपको बताया था कि जो अंग्रेज थे वो माइंड के साथ बहुत ज्यादा खेलते थे, तो उसको हामी भार दिया। गांधी जी के 11 जो सूत्र थे वो कौन कौन थे आप सुनिएगा। सबसे पहले जो थे कि पूर्ण रूप से शराब को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए। एकदम शराब से मुझे बहुत ज्यादा नफरत है, इसलिए शराब को सबसे पहले तो बंद कर दीजिए। ये हमारे की विनिमय की दर को घटाकर सीलिंग की दर कम कर दिया जाए। 4 पैसे दर कर दिया जाए। जो बहुत ज्यादा महंगा था, जो विनिमय का जो दर जो था वो सीलिंग में 4 पैसा कम कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए। ऐसा गांधी जी दूसरा में बोलेंगे कि विनिमय का जो दर इतना बढ़ाया हुए है वो सीलिंग में 4 पैसा कर दीजिए। जो हमारी है कि भूमि लगान आधा हो, उस पर जो काउंसिल है उस पर नियोजन होना चाहिए। तो हमारी है कि नमक पर कर जो है वो कम किया जाए। फिर
नमक कर जो है उसको समाप्त कर दीजिए। जो हमारी है पाँचवीं जो हमारी है कि जो सेना पर इतना ज़्यादा आप खर्चा कर रहे हैं उसमें 50% कम कर दीजिए। बड़े-बड़े नौकरी कर रहे हैं मतलब नौकरी जो कर रहे हैं उनकी पेमेंट में क्या करें 50% डिक्रीज कर दें। करने का मतलब ओवरऑल आधा कर दीजिए उसके पेमेंट में। विदेशी वस्त्र जो आयात हो रहे हैं उस पे निषेध बंद कर दीजिए, उसको आने नहीं दीजिए। जो हमारे सातवां है वो कह रहे थे कि भारतीय जो हमारे हैं भारतीय जो भारतीय समुद्र के तट पर जो जहाज आते हैं वो सिर्फ भारतीय आना चाहिए और बाकी सबको बंद कर दीजिए। एक तरह से उसके ऊपर टैक्स या जो भी होती है एक तरह से कानून कानून पास करे उसके ऊपर। हमारे सभी राजनीतिक जो बंदी पर आ रखे हैं उसको छोड़ दीजिए। गुप्तचर पुलिस को हटा दीजिए, उस पर जनता का नियंत्रण हो। 12वां जो कि लास्ट है वो कि आत्मरक्षा के लिए हमें हथियारों का अनुमति दे दीजिए। ये 11 सूत्र थे गांधी जी का। हमारे होता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि कुछ ये है। उसके तिथि कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को हुआ था। सेंट पॉल पैलेस लंदन में हुआ था। उस टाइम का जो वाइसराय था वो था लॉर्ड लिनलिथ थे। अच्छा उसमें जो हमारे सम्मिलित जो थे वो कौन कौन थे? मुस्लिम लीग के आपका थे मोहम्मद अली जिन्ना थे और आपका जो दलित वर्ग के थे वो बी आर अम्बेडकर थे और आपका कांग्रेस के थे वो आपके थे महात्मा गांधी। एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में कि जो गांधी जी थे वो कौन से जहाज से आए थे? तो वो एस राजपूताना नामक जहाज से गांधी जी आए थे और इसी जब जहाज में आ रहे थे जहाज पर गांधी जी को एस एस राजमोहन फ्रैंक मॉरिस नाम के एक अंग्रेजी व्यक्ति थे। वो गांधी जी को कहे थे कि अर्धनग्न फकीर कहे थे गांधी जी को। तो नाम आप याद रखिएगा। कई बार आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो फ्रैंक मॉरिस मॉरिस जो थे वही वो क्या किए थे? फ्रैंक मॉरिस जो थे वो गांधी जी को क्या कहे थे? नग्न फकीर कहे थे। हमारे आते हैं वो आते हैं कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन। अब तीसरा गोलमेज सम्मेलन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम डेट याद करते हैं 1932 में हुआ था लंदन में हुआ था। अब इसमें कोई भाग नहीं लिए थे क्योंकि गांधी जी का जो 1100 सूत्र था उसको कोई माने नहीं थे, वो नहीं माने थे तो इसलिए उसमें नहीं आया। अब कोई मतलब ही नहीं बना जब उसने माना ही नहीं था। खाली सिर्फ अहमियत भारतीय ये चलते कि ताकि ताकि वो सब गोलमेज सम्मेलन में वो भाग ले सके। भाग लिए तो उसने बात मानी नहीं तो उसने नहीं मिली और इसे तब गांधी जी ने जो असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया था उसको क्या किया स्थगित कर दिए थे उसको फिर से उन्होंने चालू कर दिया। हमारे जो होता है वो पूना समझौता होता है। पूना समझौता कब होती है? 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता होता है। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने फिर से शुरू कर दिया तब अंग्रेजों ने गांधी जी को जेल में डाल दिया। कौन सा जेल में डाल दिया? उसको यरबदा जेल में उनको फिर से बंद कर दिया। तब यरबदा जेल में उनको बंद कर दिया तब वहाँ पे महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है। दोनों के बीच में आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी नहीं पूना पूना स- अच्छा, गां पूना समझौता जो है वो किन्ने किन के बीच हुआ था? तब महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। कब? 12 से 24 सितंबर 1932 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? गांधी जी और इसके बीच में। उसका परिणाम क्या निकला? तो भीमराव अम्बेडकर जो कहते थे कि जो केंद्रीय विधानमंडल है उसमें दलित दलित के लिए जो सुरक्षा सीट जो है सुरक्षित की सीट है वो 18% क्या कर दिया जाए बढ़ा दिया जाए। और दूसरी जो ये कहते हैं कि जो हमारे विधानमंडल है मतलब प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए जो सीट है 71 से 148 किया जाए। ऐसा दलित वर्ग के जो भीमराव अम्बेडकर थे वो कहते थे। हमारी होती है कि पाकिस्तान मांग होती है एक लाहौर अधिवेशन होती है 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट होते हैं। तब मुस्लिम लीग के नेता जो है मोहम्मद अली जिन्ना है वो भी पार्टिसिपेट होते हैं और वो पाकिस्तान की मांग करते हैं कि हमें पाकिस्तान अलग चाहिए, हम भारत में नहीं रहना चाहते हैं। उसके बाद माउंट बेटन योजना रखा जाता है 3 जून 1947 को। और माउंट बेटन उस टाइम का जो वायसराय जो था वो था माउंट बेटन था। उस टाइम का जो वायसराय था वो माउंट बेटन था। आप इसको याद रखिए। उसी ने भारत का विभाजन कर दिया। कब कर दिया? इंडिया 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन कर दिया और इसीलिए इसलिए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मानता है कि हम 14 अगस्त को आज़ाद हुए हैं
और इंडिया मानता है कि हम 15 अगस्त को मनाते हैं। और उस टाइम का जो वायसराय था वो माउंट बेटन था। ये कुछ तरह से अब इसका अब रेड क्लिफ रेखा क्यों कहा जाता है, ये रेड क्लिफ रेखा से उसको अलग किया जाता है। क्या हुआ था कि माउंट बेटन ने सीधे मैप लिया और बोला कि इधर सिर्फ इधर पूर्वी पाकिस्तान है और इधर पश्चिमी पाकिस्तान, दोनों को अलग ले सीधा एक खींच दिया। क्या हुआ था कि जो थाने को है वो एक साथ किया और डिवाइड कर दिया। तो सिर्फ मैं समझने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ से रेड क्लिफ रेखा, और कई लोगों के घर इधर हो गया, कई लोग घर इधर हो गया आपकी, और कई लोग का खेत इधर हो गया। तो इस तरह से हुआ, बहुत ज़्यादा दंगे हुआ था, तो कुछ इस तरह से है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, नीचे कमेंट जरूर करना, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला खुला पड़ा है।